कंटेंट ला के हम रिवीजन कर रहे हैं। तो कंपनी एक्ट हमने शुरू किया हुआ, उसका सेकंड लेक्चर है अब हमारा। तो फर्स्ट पे हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी और जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट को डिस्कस किया था। तो अब हम देखेंगे कंपनी में कितने तरह के डॉक्यूमेंट हैं। 3 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक होता है प्रॉस्पेक्टस। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये इसको रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 27 से लेके 35 तक डील कर रही हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जब हम कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं तो तब हम हमारी कंपनी का रजिस्टर करवाने का ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि हमारा पर्पस क्या है जिसके लिए हम कंपनी बना रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्ट क्लॉज लिख के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम लिख के, डायरेक्टर्स के मतलब लिख के, उसके कैपिटल सारा लिख के, तो फिर हम लेके जाते हैं जब एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास। तो फिर हम ये वाला डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी साथ लेके जाते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट को डिस्क्लोज करने के लिए। तो दूसरा हमारा आ जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कंपनी का जो कंपनी के इंटरनल मैटर्स की मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि कंपनी की कब कब मीटिंग्स हेल्ड होंगी, कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है। तो जो ये इस तरह के तमाम जो इंटरनल मैटर्स हैं, इंटरनल मैनेजमेंट है कंपनी की, वो सारी की सारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। और उसके बाद और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सेक्शन 36 से लेके तो सेक्शन 45 तक डील करते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस को सेक्शन 57 से लेके तो 59 तक डील करते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस ये एक ऐसा दस्तावेज है कंपनी का जिसमें हम कैपिटल को इशू करने की बाबत टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, और अगर हम डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को इनवाइट करना चाहते हैं कि कोई हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, तो इन सारे पर्पसेस के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। इसमें भी कंपनी का नाम, कंपनी का पर्पस, तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन डेट कंपनी की कितनी देर के लिए है रजिस्टर, ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में लिखी होती हैं, ताकि जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे कंपनी में उसको किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए। तो फिर वो प्रॉस्पेक्टस लेके तो कंपनी में, या फिर जो जॉब वगैरह करने के लिए आते हैं कंपनी में, तो उनको भी प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है ताकि वो कंपनी के तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस रूल्स हैं उनको देख लें और उसी के मुताबिक फिर उन्होंने उसी को फॉलो करते हुए कंपनी में जॉब करनी है। तो ये थे बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स कंपनी के। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे कि कंपनी में कुछ मीटिंग्स हेल्ड होती हैं। तो वो कौन कौन सी मीटिंग्स हेल्ड होती हैं कंपनी में। 2 तरह की मीटिंग्स हैं अमूमन, एक होती है जनरल मीटिंग और एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, तो एक होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। जी, मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स जो है कंपनी की, इनको सेक्शन 131 से लेके तो 152 तक जो है वो डील करते हैं। तो पहली है स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ कंपनी, इसको सेक्शन 131 डील करता है, और एनुअल जनरल मीटिंग है दूसरी, उसको सेक्शन 132 डील करता है। तो अब सेक्शन 131 जो है ये है स्टैट्यूटरी मीटिंग। ये ऐसी मीटिंग है कि जो कंपनी जब कंपनी के बनने के बाद तकरीबन ये 180 डेज के अंदर अंदर ये मीटिंग हेल्ड करवाई जाती है। जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद 180 डेज के अंदर अंदर ये मीटिंग हेल्ड करवाई जाती है। या फिर जो है कंपनी जिस दिन पिटीशन फाइल करते हैं कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, उस दिन से लेके तो 9 मंथ के अंदर अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड करवाई जाती है। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड करवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, तो इसमें हम देखेंगे कि जब ये स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड करवानी होती है विदिन 9 मंथ और विदिन 180 डेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, तो तब 21 दिन पहले जो तमाम मेंबर्स हैं कंपनी के उनको नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। इसका स्टैट्यूटरी मीटिंग के मतलब तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबको सेंड किए जाते हैं, इसका टाइम सेंड किया जाता है,
फिर जो है इसमें कोई अगर टाइम में या वक्त में कोई अमेंडमेंट करनी हो तो उसके मतलब दोबारा से फिर नोटिस जारी किए जाते हैं। फिर आगे जाके हम देखेंगे जो कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है इसको हेल्ड करवाने में तो उसको भी पेनल्टी भी पे करना पड़ती है। तो इस तरह से फिर हमारी दूसरी मीटिंग है एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये वाली जो मीटिंग है ये आफ्टर 6 मंथ ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी हेल्ड करवाई जाती है या फिर ये विद इन द पीरियड ऑफ 120 डेज फॉलोइंग द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, या फिर जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है तो उसके बाद 120 डेज के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग जो है ये हेल्ड करवाई जाती है। तो इसको भी हेल्ड करवाने के लिए मीटिंग को हेल्ड करने के लिए पहले तमाम जो पार्टनर हैं कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनको 21 दिन पहले का नोटिस भेजा जाता है। तो इसके मतलब तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशन जो रूल्स हैं वो उनका शेड्यूल सारा भेजा जाता है उनको, उसके बाद में मीटिंग हेल्ड करवा जाती है। और इसकी भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं उसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको भी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी के इन तीनों प्रॉस्पेक्टस इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के बाद कंपनी को कौन कौन से मेंबर्स हैं जो कंपनी को चलाते हैं। तो उसमें हम देखेंगे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो है उनको क्या है और उनको कौन कौन से सेक्शंस डील करते हैं। तो सेक्शन 153 से लेके तो सेक्शन है 185 तक डायरेक्टर को सेक्शन डील करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डायरेक्टर, हु इज डायरेक्टर, तो या फिर वो हु इज डायरेक्टर्स एंड डिस्कस द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, या फिर क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स पूछेगा, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स पूछेगा, या फिर वो पूछ सकता है कि कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं जो या पावर्स ऑफ डायरेक्टर क्या हैं, या कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं जिनके तहत डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं। तो ये वो तमाम मेंबर्स होते हैं जो कंपनी में कैपिटल जिन्होंने लगाया होता है कंपनी में, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है कंपनी में। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कौन कौन से मेंबर्स कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं, कौन कौन से मेंबर्स जो है वो कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो जो मेंबर्स कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते उनमें कौन है, माइनर है, अनसाउंड माइंड है, या फिर वो बंदा जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पर्सन, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको कोर्ट ऑफ लॉ ने जो है मॉरल टर्पिट्यूड डिक्लेयर किया है, या फिर जो कंपनी के जो फिड्यूशरी हैं मैनेजमेंट्स उसको डिस्क्लोज करे तो वो बंदा कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो या फिर इस तरह से कुछ मेंबर्स जो कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। और इसके अलावा जो तमाम बंदे हैं वो कॉम्पिटेंट हैं कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए। फिर आगे जाकर हम देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के कितने होने चाहिए। तो वो है सिंगल मेंबर कंपनी होगी तो उसके लिए एक डायरेक्टर है, प्राइवेट कंपनी होगी तो उसके लिए 2 डायरेक्टर होंगे, या इसके अलावा लिस्टेड कंपनी होगी तो उसके लिए जो है वो 7 से कम तादाद नहीं होनी चाहिए डायरेक्टर्स की। तो इस तरह से फिर हम देखेंगे आगे जाके कि इसका प्रोसीजर क्या है इलेक्शन का। तो इसमें भी वो जो एनुअल जनरल मीटिंग या हेल्ड करवाई जाती है वहाँ पे जो है वो इसको अपॉइंटमेंट्स होती है डायरेक्टर्स की। तो फिर जो इनका जो मखसूस टाइम पीरियड होता है उसके बाद डायरेक्टर्स जो फ्रेश डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए दोबारा से फिर इलेक्शन वगैरह होता है। फिर जो डायरेक्टर कोई मिसकंडक्ट करता है, ग्रॉस मिसकंडक्ट करता है, या फिर कोई हो जाता है कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स हैं उनको डिस्क्लोज करता है तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। वो कोई मीटिंग हेल्ड करके भी कंपनी के अदर डायरेक्टर्स उसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर वो मैटर्स कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा सकता है। तो इस तरह से इसके बाद हैं जो इसकी जो पावर्स हैं आएंगी ड्यूटीज। तो पावर्स में ये होगा कि वो जो तमाम ये इसका अख्तियार है, ये इसका राइट है डायरेक्टर्स का कि जो तमाम मैटर्स हैं कंपनी के उनके मुताल्लिक कॉपीज ले उनको चेक करे, और कंपनी के जो है वो जो प्रॉफिट्स वगैरह बनता है उसमें उसका हिस्सा हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर उसके इख्तियारात हैं। ड्यूटीज उसकी ये हैं कि वो कंपनी के जो मैटर्स हैं वो बाहर डिस्क्लोज ना करे और फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी काम करे। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन जो है हमारा डायरेक्टर का कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद हमारा आ जाता है चीफ एग्जेक्टिव। अब चीफ एग्जेक्टिव कौन होता है? ये जो अपॉइंटेड डायरेक्टर्स होते हैं उन्हीं में से वो अपॉइंटेड डायरेक्टर एक बंदे को अपना चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट कर लेते हैं। तो जब डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसके बाद फिर चीफ एग्जेक्टिव को अपॉइंट करने के लिए एक मीटिंग हेल्ड होती है, इलेक्शन होता है। तो उसमें फिर चीफ एग्जेक्टिव के जो हैं तमाम अख्तियार वो ये होते हैं कि वो जो तमाम डायरेक्टर्स हैं उनको सुपरवाइज कर रहा होता है तो वो सब जो दूसरे होते हैं उनकी पावर्स तो एक जितनी होती है, लेकिन इसको चीफ एग्जेक्टिव की वजह से एक ओहदा मिल जाता है और ये तमाम जो है उनके ऊपर निगरानी कर रहा होता है दूसरे डायरेक्टर्स के ऊपर। इसकी भी फिर अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो उसके बाद फिर इसकी पावर्स जो हैं वो तमाम डायरेक्टर्स वाली पावर्स हैं, जो इसकी ड्यूटीज़ हैं वो भी डायरेक्टर्स वाली ड्यूटीज़ हैं। तो फिर इसके अलावा अगर ये भी कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट करता है कंपनी के लिए, कंपनी के भाव पे, तो उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जैसे डायरेक्टर्स का सारा प्रोसेस है, इसका चीफ एग्जेक्टिव का भी सारा ऐसे ही प्रोसेस होता है। तो उसके बाद हम आ जाएंगे ये, अब हमने कंपनी की मीटिंग्स को भी डिस्कस कर लिया और कंपनी के जो हैं जो मेंबर्स होते हैं डायरेक्टर्स और चीफ एग्जेक्टिव उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम आगे आ जाते हैं ऑडिटर पे। कंपनी के अब जो तमाम मामलात हैं, जो तमाम उसके अकाउंट्स हैं, उनको चेक करने के लिए कि आया कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका बैलेंस है कंपनी में, या जो तमाम अकाउंट्स हैं वो ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या किसी किस्म का कहीं पे कोई डिफेक्ट तो नहीं चल रहा। तो इसके लिए क्या करवाया जाता है, कंपनी का ऑडिट करवाया जाता है। तो फिर उसको ऑडिट करवाने के लिए एक ऐसा बंदा जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हो उसको ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है और वो कंपनी का ऑडिट करता है। तो ये हम देखते हैं कि कुछ कंपनीज में ऑडिटर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ में एक हो सकता है ऑडिटर, या स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑडिटर हो सकता है, यानी कि 3 माह के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, या साल में 3 दफ़ा ऑडिट करवा सकते हैं कंपनी का, या फिर ये होता है कि एक ऑडिटर से एक दफ़ा ही कंपनी का ऑडिट करवाया जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, इसकी रेमुनरेशंस क्या हैं, तो इसकी पावर्स क्या हैं, ये सारा ऑडिटर की हेडिंग में हम देखेंगे। तो इसको सेक्शन जो है वो डील करते हैं 246 से लेके 253 तक कंपनीज एक्ट के। तो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल एंड फी ऑफ ऑडिटर क्या है? द फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद 90 days ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड द ऑडिटर और ऑडिटर्स सो अपॉइंटेड शैल रिटायर ऑन द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। यहाँ पे एक नया लफ्ज़ आया है बोर्ड। तो बोर्ड तमाम जो डायरेक्टर्स हैं उन सबको मिला के तो बोर्ड का नाम दिया गया है। तो कहते हैं कि जो बोर्ड ऑफ द कंपनी है ये विद इन 90 days ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, और जब वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब तक वो ऑडिटर अकाउंट्स को चेक करेगा, और आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग ऑडिटर का काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद अगर कंपनी जो है वो फेल हो जाती है ऑडिटर को अपॉइंट करने में, तो फिर उसके लिए क्या लाहेअमल अख्तियार किया जाएगा। तो उसके लिए द फर्स्ट ऑडिटर विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, द ऑडिटर एट एन एनुअल जनरल मीटिंग और एन ऑडिटर इन द ऑफिस टू फिल अप अ वैकेंसी within 30 days after the occurrence of the vacancy if the appointed auditors are unwilling to act as auditor of the company। यानी कि ये तमाम वजूहत ऊपर वाली जो हमने डिस्कस की हैं इनके तहत अगर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं होती कंपनी के लिए, यानी कि विद इन 90 days भी नहीं होता, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हुई उसमें भी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, या ऑडिटर की वैकेंसी अकर हुई तब भी नहीं उसकी हुई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो फिर जो है या फिर वैसे ही जो अपॉइंटेड ऑडिटर्स हैं वो ही अनविलिंग है ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए डायरेक्टर्स जो हैं, तो फिर जो कमीशन है वो ऑफ इट्स ऑन मोशन या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी उसको ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। यानी कि अगर ऊपर वाले तो चारों वजूहत के तहत ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ कंपनी के लिए, तो फिर कमीशन जो है वो उसके ऑफ इट्स ऑन मोशन यानी कि सुमो पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उसका ऑडिटर अपॉइंट करेगा कंपनी का, या फिर हो सकता है कि मेंबर उसके पास चला जाए कमीशन के पास कि इन वजूहत के तहत हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, तो फिर कमीशन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को।
उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं ऑडिटर की। तो ये इसके राइट्स हैं कि एक्सेस करें टू ऑल टाइम्स ऑन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, और इसके बाद है कि उसको जो तमाम एक्सट्रैक्ट कॉपीज़ हैं अकाउंट्स की वो उसको फ्राहम की जाएँ, जो तमाम उसको इंफॉर्मेशन है कंपनी के मतलब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उसको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दें। तो उसके बाद इसकी ड्यूटीज़ हैं ऑडिटर की कुछ, तो ड्यूटीज़ में इसमें ये है कि वो प्रॉपरली वर्क करे फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, करे, क्रॉस मिसकंडक्ट ना करे और ट्रू इंफॉर्मेशन दे और प्रॉपरली चेक करे, और हर उसके पेपर को जो कंपनी का है उसको खुद चेक करे। ये ऑडिटर की ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ में शामिल होती हैं चीज़ें। तो फिर एंड पे हम देखेंगे कि जो ऑडिटर अगर वो क्रॉस मिसकंडक्ट कर रहा है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर उसको उसने कोई किया फ्रॉड किया है कंपनी के साथ तो इन हालात में उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसको किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से इसकी रिमूवल भी हो सकता है ऑडिटर का। तो उसके बाद हम आ जाएंगे कि एंड पे हमारा एक टॉपिक बचता है कंपनी का वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो इसमें हम देखेंगे कि मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मोड्स हैं, हमको अलग-अलग से डिस्कस करें। फिर आगे जाकर हम देखेंगे कि 3 इसके मोड्स हैं, एक है कि बाय विलिंग ऑफ द कंपनी, या वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, या अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। तो इन तीनों पे अलग-अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इन तीनों पे इकट्ठा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सेक्शन इसको डील करते हैं 293 से लेके तो 306 तक वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी को सेक्शंस डील करते हैं। तो मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी अब क्या है, 253 मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी हैं 3 तरह के हैं, एक बाय द कोर्ट, दूसरा है वॉलंटरली और तीसरा सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। तो अब हम देखेंगे कि लाइबिलिटी एज कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट मेंबर्स क्या हैं। इसको आप देख लें कि जो पास्ट मेंबर्स हैं जो एक साल से पहले जिनके 1 साल पहले कंपनी के क्लोज होने से रिटायर हो चुके हैं, ये कंपनी के मेंबर नहीं रहे, तो फिर कंपनी वाइंड अप होगी तो फिर किसी किस्म की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस कोई लॉस पे करने के पाबंद नहीं होंगे पास्ट मेंबर्स। यानी कि टाइम का अंदाज़ा लगा लिया जाएगा कि एक लिमिटेशन रख दी गई है कि इतनी देर पहले से रिटायर हुए जो मेंबर्स हैं वो किसी भी लॉस को पे करने के, किसी डेट को पे करने के पाबंद नहीं है। तो इसके बाद जो उसके प्रेजेंट मेंबर्स हैं वो किसी किस्म का कोई लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, दोनों को शेयर करने के या दोनों को ये करने के पाबंद होते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे आगे जाके कि हमारा आता है पहला वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बाय द कोर्ट। तो इसमें क्या क्या तरीकाकार रहते हैं। कंपनी में भी वाउंड अप बाय द कोर्ट इफ द कंपनी हैज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व दैट द कंपनी बी वाउंड अप बाय द कोर्ट, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाती है कंपनी की तरफ से, तो वहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है कि कंपनी को वाइंड अप हम करवाएंगे बाय द कोर्ट। और उसके बाद है कि इफ डिफॉल्ट इन मेड इन डिलीवरिंग द स्टैट्यूटरी मीटिंग टू दी रजिस्टर, या स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाने में, हेल्ड करवाने में कोई किसी किस्म का डिफॉल्ट हुआ है तो तब कोर्ट उसको वाइंड अप करेगी, या फिर एनुअल जनरल मीटिंग को हेल्ड करवाने में कोई फॉल्ट हुआ है तब कंपनी कोर्ट उसको वाइंड अप कर सकती है। फिर उसके बाद अगर कंपनी अगर किसी किस्म का कोई डिफ़ॉल्ट कर रही है तो, या किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफ़ॉल्ट है कंपनी में, तो वो मैटर कोर्ट में आता है, तो तब कोर्ट कंपनी को वाइंड अप कर सकती है। उसके बाद है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स जो है कंपनी के वो रिक्वायर्ड हैं, उनमें से कोई कमी है, कम है मेंबर्स या ज़्यादा कर लिए हैं, तो इन हालात में भी कोर्ट कंपनी को वाइंड अप कर सकती है। और उसके बाद है कि अगर कंपनी अनएबल है टू पे इट्स डेट, तो फिर भी कोर्ट कंपनी को वाइंड अप कर सकती है। तो उसके बाद थी हमारा उसके बाद है पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट वाली। तो उसमें हम देखेंगे कि जब हम मैटर्स कोर्ट में ले जाते हैं, लेकिन कोर्ट से जाकर हम परमिशन ले लेते हैं कि हम ये मीटिंग हेल्ड करने के बाद कंपनी को वाइंड अप करते हैं। अगर किसी किस्म का कोई भी जो है डिस्प्यूट अराइज हुआ तो उसको कोर्ट देख लेगी, तो फिर वो अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, यानी कि जो बाय द कोर्ट वाला हमने पढ़ा ये सारे के सारे अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट वाले में भी हेडिंग्स आ जाएंगी।
फिर एक हमने पढ़ा था कि वॉलंटरली वाइंड अप की जाती है। उसका मतलब ये है कि जब तमाम डायरेक्टर्स इस चीज़ के लिए विलिंग होते हैं, तो कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं, तो वो एक मीटिंग हेल्ड करवाएंगे। तो उस हेल्ड करेंगे तो उस मीटिंग में फिर वो डिसाइड कर लेंगे, तमाम जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। तो अपनी मर्ज़ी से जो है वो कंपनी को वाइंड अप कर लेंगे। तो ये था कंपनी को वाइंड अप करने का एक प्रोसेस। तो इसके बाद ये जो कंपनी के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे, ये तकरीबन हो चुके हैं। अब इसके अलावा वो इशुएंस ऑफ शेयर्स वाला या शेयर्स क्या हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी आपने देख लेने हैं। अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके अलावा ये जो हमने तमाम कंपनी को रजिस्टर करने का तरीका पढ़ा है, कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट पढ़ी है, तीनों हमने डॉक्यूमेंट कंपनी के पढ़े हैं, दोनों मीटिंग्स पढ़ी हैं, फिर डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के मतलब पढ़ा है, ऑडिटर के मतलब पढ़ा है, इनके अपॉइंटमेंट्स, रिमूवल, और उसके बाद हमने देखा है कि इसको कंपनी को वाइंड अप करने का प्रोसेस क्या है, मोड्स क्या हैं, और उसके लिए क्या तरीकाकार तैयार किया जाता है। तो ये तमाम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो तकरीबन हमने रिवाइज कर लिए हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे, इतना ही काफ़ी है।